नमस्कार, आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। मेरा नाम है सनी कौशिक। दोस्तों, आज इस एपिसोड में इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो मूल रूप से वैसे तो इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन पिछले 12 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं और उसमें काफ़ी उस फील्ड में काम कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पहला सवाल वही है, तकरीबन लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कुछ मिथ रहते हैं माइंड में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और ये कैसे की जाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बुनियादी शर्त ये है कि इसमें कोई कृत्रिम रसायनों का प्रयोग ना किया जाए। यूरिया, डीएपी जैसी रासायनिक खादों का ना प्रयोग किया जाए, कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए और खरपतवार नाशी का प्रयोग ना किया जाए। एक तो मुख्य बात ये है। दूसरी मुख्य बात ये है कि ये कुदरत के साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती संसाधनों का प्रयोग करके खेती करने का तरीका है जैविक खेती। हम उसमें भी एक और अंतर फ़र्क करते हैं। हम आत्मनिर्भर खेती करते हैं। जैविक खेती, अब बाज़ार में जैसे रासायनिक उर्वरक आते थे, ऐसे ही बाज़ार में अब जैविक खादें भी आ रही हैं, जैविक कीटनाशक भी आ रहे हैं। परंतु कुदरती खेती अभियान आत्मनिर्भर जैविक खेती की बात करता है, जिसमें किसान स्वावलंबी तौर से बिना बाज़ार से किसी चीज़ को खरीदे खेती करता है। तो इसमें निश्चित तौर पे भोजन की पौष्टिकता बढ़ती है और भोजन ज़्यादा सुरक्षित होता है। सर, एक बात हमेशा कही गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पैदावार है वो कम होती है। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम पैदावार होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा अनुभव ये है कि अगर हम जैविक खेती को इतना समझें या ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतना समझें कि रसायनों का प्रयोग बंद कर दें और बाकी खेती का तरीका जस का तस रहे, तब तो पैदावार कम होती है। परंतु अगर जैविक खेती का जो व्यापक रूप है, जिसके सारे सिद्धांतों को अगर प्रयोग किया जाए, तो पैदावार कतई कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती है और साल दर साल बढ़ती चली जाती है। हरियाणा के आंकड़े ये कहते हैं कि 2001 और 2011 के बीच में यूरिया की उत्पादकता 27% कम हुई है। मतलब 1 किलो यूरिया प्रयोग करने से 2001 में जितना गेहूं मिलता था, 2011 में उससे 27% कम गेहूं मिल रहा है। जबकि जैविक खेती में साल दर साल पैदावार बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो पैदावार कम तभी मिलती है जब आप बिना सीखे और बिना पूरे तरीके अपनाए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जो कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सर, एक 12 तारीख को आप सम्मेलन करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, वो क्या है और उसमें क्या खासियत रहेगी उस सम्मेलन की? हम 12 तारीख का हमारा जो सम्मेलन है, आपके जो पिछले सवाल का जवाब देने के लिए ही है। आमतौर पे किसान भी ये मानता है और कृषि वैज्ञानिक तो कहते ही हैं कि जैविक खेती अच्छी तो है, पर देश का पेट नहीं भर सकती, पैदावार कम होती है और बहुत सारे किसानों का ऐसा अनुभव है भी। पर जैसा मैंने बताया, वो उन्हीं किसानों का अनुभव है जो जैविक खेती के सभी तरीके नहीं अपनाते। तो 12 तारीख को हम एक जैविक खेती जनसंवाद आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने हरियाणा के सभी कृषि विश्वविद्यालयों को बुलाया है। हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय गुड़गांव करनाल को भी बुलाया है, एचएयू को बुलाया है, पशु विश्वविद्यालय को भी बुलाया है, कृषि विभाग को भी बुलाया है और हरियाणा के सभी किसान संगठनों को भी बुलाया है। उनके सामने हम 100 के करीब हरियाणा के जैविक किसान पेश करेंगे, जो अपने अनुभव रखेंगे कि वो केमिकल्स के मुकाबले की या केमिकल से बेहतर पैदावार ले रहे हैं। ये कार्यक्रम स्वामी नित्यानंद स्कूल में रोहतक में होगा, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में। उसमें कुदरती खेती करने वाले हरियाणा के किसान अपने अनुभव रखेंगे और कृषि वैज्ञानिकों या किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, आप 12 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर? जो मिथ लोगों में थे वो कितने दूर हुए? 2015 तक हमारे पास कोई अपने आप चलकर नहीं आता था। हम ही लोगों के पास जाते थे, कहते थे कि करिए वगैरह वगैरह, जैविक खेती का प्रोग्राम है, आइए। 2015 के बाद लोगों के फ़ोन आने लग गए हैं कि जी हमें करनी है, कैसे करें बताइए, सिखाइए कैसे करें। 2015 के बाद हम किसी के पास बुलाने के लिए नहीं गए हैं। तो एक जागरूकता तो बढ़ी है। दूसरी बात, हमें भी गलतफहमी थी और किसानों को भी गलतफहमी थी। जैविक खेती के तौर तरीकों की पूरी जानकारी ही नहीं थी।
हमें जो 12 साल के बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि हम प्रोग्राम ये 2019 में करना था, अनेक कारणों से, फिर कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन हो गया, ये डिले हो गया, तो 12 साल नहीं, हम 10 साल पूरे होने पे ये कार्यक्रम करने वाले थे। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमें 12 साल लग गए ये परिणाम लाने में। सीखने में समय लगता है, निश्चित तौर पे समय लगता है। सीखने वाला पहली बारी में सीख सकता है, किसी को सीखने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरता है, मिट्टी सुधरती है, पशुओं का स्वास्थ्य सुधरता है, वो सब तो जानी मानी चीज़ें, और वो आई भी हैं, हरियाणा के भी अनुभव में आई हैं। पर हरियाणा के अनुभव की विशेषता ये है कि यहाँ पैदावार भी बराबर की ली जा रही है। हमने पहले दिन से किसानों को कोई मार्केटिंग में सहायता नहीं दी, किसी रूप में आर्थिक सब्सिडी नहीं दी, बल्कि ये किसानों के चंदे से ही ये प्रोग्राम चला है। इसलिए पहले दिन से हमें ये ध्यान रखना था कि अगर पैदावार बराबर नहीं आएगी, और क्योंकि बिक्री तो हम करवा नहीं रहे हैं और हर किसान बिक्री कर भी नहीं सकता महंगे दाम पे, तो हमारा शुरू से ही पैदावार बराबर लाने पे वो था। उसमें शुरू में दिक्कतें आई, हम सीखे हैं, और जब सीख के सभी उपाय किए हैं तो पैदावार बराबर मिल रही है। डॉक्टर साहब, पहले भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स नहीं आए थे, लेकिन बीच में एक दौर आया और आप फिर से आ रहे हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं अभी मेन? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा इतना क्यों नहीं मिल रहा? अब क्या मानते हैं कि ये समस्याएं अगर दूर हों तो ये शायद और ज़्यादा तरक्की हो सकती है? दो चीज़ें हैं, एक तो अभी किसानों को जो समस्या आ रही है और उपभोक्ता को जो समस्या आ रही है, दावा करने वाले बहुत हैं, परंतु पड़ताल का कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है कि वास्तव में वो उत्पाद जैविक है। तो ये एक बड़ी समस्या, खरीदने वाले खरीदना भी चाहते हैं, करने वाले करना भी चाहते हैं, परंतु दोनों के बीच में जो पुल है कि ये कैसे भरोसा हो, वो नहीं है। अगर सरकार इस दिशा में कदम कर उठाए, जैसे मिट्टी पानी की जांच होती है, लगभग फ्री में होती है, ऐसे ही उत्पादों की भी जांच होने लग जाए, रसायन का उनमें अंश और उनकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की जांच होने लग जाए, तो किसानों और उपभोक्ताओं के बीच का जो संशय है, जो शक है, वो दूर हो जाएगा। एक दूसरी चीज़ ये है, ये जैविक खेती खेत में समय मांगती है, पूरा साल समय मांगती है। तो ये जैविक खेती वही कर सकता है जो फुल टाइम खेती करता है, जो खेती जिसका व्यवसाय है। ये पार्ट टाइम काम वाली तो फिर रसायनों वाली खेती ही करनी पड़ती है, क्योंकि जैविक खेती के लिए जिस किस्म की खेती को हम बढ़ावा देते हैं, अगर आपको बाहर से कंपनियों से उत्पाद नहीं खरीदने तो आपको पशु भी रखने पड़ेंगे, पशु रखने पड़ेंगे तो आपको उसका सारा देखभाल, वो फुल टाइम काम हो जाता है। तो मुख्य समस्या, एक अगर समस्या के तौर पे कहें तो जैविक खेती वही किसान कर सकता है जो नियमित तौर पे खेत पे जाता है, जो गेहूं की बिजाई करके और फिर कभी कभी पानी दे के और फिर कटाई के समय फसल संभालते हैं। जैविक खेती उनके लिए मुश्किल पड़ती है। सर, आपने अभी कहा कि लोग खरीदना तो चाहते हैं, खरीदते हैं, लेकिन क्या पहचाना जा सकता है? जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो क्या मार्केट में पहचाना जा सकता है ये ऑर्गेनिक है? कोई पहचानने का तरीका नहीं है। सर्टिफिकेशन एक माध्यम है, पर सर्टिफिकेशन आम किसान के लिए बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे हर परिवार का अपना एक भरोसेमंद डॉक्टर होता है, अपनी पहचान की दुकान होती है, अपना वकील होता है, और जो पैसे वाले हैं उनका अपना सीए होता है, ऐसे ही हर परिवार को, हर कॉलोनी को अपना किसान अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके खेत पे जाके आपको पता लगेगा, और एक बारी जाने से भी नहीं पता लगेगा। आप उसके खेत पे नियमित तौर पे जाते रहेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये जैविक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तैयार माल को, अब जिनको टेस्ट की है, वो सबको नहीं होती है, वो तो टेस्ट करते ही उनको पता लग जाता है। या बल्कि पशु पक्षी बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। आप उनके सामने जैविक बाजरा डालिए, उनके सामने केमिकल बाजरा डालिए, हफ्ता डालते रहिए, वो केमिकल वाले को नहीं खा के जैविक में खाएंगे। पर इंसान के लिए बहुत कुछ हैं, थोड़े बहुत लोग जो टेस्ट से ही पता लग जाता है, बाकी नहीं पता लगता आपको। क्योंकि मार्केट में इस तरीके की चीज़ें हैं जिस पर लेबलिंग तो ऑर्गेनिक की ज़रूर है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है उस तरीके की चीज़ें। तो वो इसीलिए आपको, जैसे आपका कोई वकील होता है, कोई दुकानदार होता है, ऐसे ही उपभोक्ता को अपना किसान विकसित करना पड़ेगा, अपनी पहचान का किसान विकसित करना पड़ेगा। सर, थैंक यू, आप जुड़े हमसे। दोस्तों, अगर आप भी सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टाइमिंग और जगह लिख रखी है, आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सनी कौशिक, मेरे सहयोगी है राहुल कश्यप। नमस्कार।